संविधान क्या होता है? संविधान फंक्शन कैसे करता है? क्या संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे परिवर्तन और कौन करता है ये परिवर्तन? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत एक लोकतंत्र के नए सेगमेंट में। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम भारत के संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इस सेगमेंट में आने वाले वीडियोस के जरिए मेरी अथाह कोशिश रहेगी कि हम भारत के संविधान के बेसिक फंक्शन को समझ पाएं। संविधान क्या होता है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, संविधान हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, हम इन फंडामेंटल राइट्स को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, हम सभी लोग गवर्नमेंट को कैसे अकाउंटेबल रख सकते हैं और बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट के आने वाले वीडियोस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट के सबसे पहले वीडियो की। तो सबसे पहले क्या होता है संविधान? दोस्तों, संविधान किसी भी देश या फिर किसी भी संगठन के मूल नियम और सिद्धांतों का एक लिखित रूप होता है, जिसमें देश की व्यवस्था, सरकार और उस देश के नागरिकों के मूल अधिकार और जिम्मेदारियों का विस्तार रूप में विवरण दिया हुआ होता है। अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें लगभग 395 आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल्स और तकरीबन 105 अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं। ये आर्टिकल्स, स्केड्यूल और अमेंडमेंट क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इतने बड़े संविधान को समझना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स दिए गए हैं जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। अब भारतीय संविधान का जितना भी पोर्शन आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने के लिए भारतीय संविधान को दो हिस्सों में बांटा है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि भारत की राजनीति, जिसके अंतर्गत हमारे मूल अधिकार और जिम्मेदारियां भी आती हैं, उस राजनीति को भारत के संविधान के द्वारा कैसे गवर्न किया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के दो भागों में से एक भाग है फंडामेंटल एसेंस का और दूसरा है गवर्नेंस एस्पेक्ट का। एक तरफ फंडामेंटल एसेंस के अंतर्गत नागरिकों को दिए गए फंडामेंटल राइट्स आते हैं। देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता लाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र किया गया है और भारतीय नागरिकों को देश के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ गवर्नेंस एस्पेक्ट के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स, उनकी लिमिटेशंस को डिस्क्राइब किया गया है। आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि गवर्नेंस एस्पेक्ट के अंतर्गत एक तरफ वर्टिकल गवर्नेंस लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल गवर्नेंस। दोस्तों, वर्टिकल गवर्नेंस का ये मतलब है कि भारत की केंद्र सरकार और भारत की जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उन सभी को इक्वल पावर्स दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे देश को चलाने के लिए जो पावर्स भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार को दी हैं, वही पावर्स भारतीय संविधान ने राज्य सरकार को भी दी हैं, किसी भी राज्य को चलाने के लिए। दोस्तों, संविधान के शेड्यूल 7 में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार की पावर्स को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। जिसमें पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें राज्य सरकारों का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिस पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है। अगर किसी कारणवश कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए किसी भी सब्जेक्ट में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद होता है, तो भारत का संविधान केंद्र सरकार को एक अपर हैंड प्रोवाइड करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के शेड्यूल 7 में दी गई ये 3 लिस्ट भारत में फेडरल सिस्टम की स्थापना करती है। फेडरल सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पावर्स का डिवीजन हो, जिससे दोनों केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में इंडिपेंडेंटली गवर्न कर सकें। दोस्तों, भारतीय संविधान में गवर्नेंस एस्पेक्ट के अंतर्गत हॉरिजॉन्टल गवर्नेंस भारत में 3 बॉडीज को स्टैब्लिश करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। साथ ही साथ भारतीय संविधान के शेड्यूल 7 के अंतर्गत आने वाली यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट हॉरिजॉन्टल गवर्नेंस की 3 बॉडीज के पावर्स और फंक्शन को भी सेपरेट करती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है और इन तीनों ब्रांचेस का हमारे देश को चलाने में कितनी बड़ी भूमिका है। एक रेफरेंस लेकर समझते हैं। मान लीजिए भारत में भी जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसा करके पूरे देशवासी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जो लोग जीत जाते हैं वो फिर पार्लियामेंट के लोअर हाउस, लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं, जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा लोग बहुमत से जीतते हैं, वो रूलिंग गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर,
ये सभी लोग देश की सरकार बनाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी बहुमत से नहीं जीत पाती लेकिन रनर अप रहती है वो लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है, जो बेसिकली रूलिंग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखती है। दोस्तों, पार्लियामेंट में बैठी हुई रूलिंग और अपोजिशन पार्टी लेजिस्लेटिव बॉडी कहलाती है, जिसका मेन फंक्शन देश और देशवासियों के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाने का होता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको यूनियन लिस्ट के बारे में बताया था। पार्लियामेंट में ये लेजिस्लेटिव बॉडी यूनियन लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स पर लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है। दोस्तों, जैसे ही रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट से बाहर निकलती है वैसे ही ये रूलिंग पार्टी एग्जीक्यूटिव बॉडी बन जाती है, जिसके अंतर्गत काम करने वाला हर सरकारी नौकर इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट बन जाता है। फिर चाहे वो यूपीएससी से निकला हुआ कोई ऑफिसर हो या फिर सरकारी दफ्तर में काम करने वाला कोई क्लर्क, इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में सभी सरकारी नौकर आ जाते हैं। दोस्तों, इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेन फंक्शन बेसिकली उन लॉज और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का होता है जो लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा बनाए जाते हैं। जब कभी एग्जीक्यूटिव बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा बनाए गए लॉज एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में फेल हो जाती है, तब पार्लियामेंट में बैठी हुई ऑपोजिशन पार्टी उस एग्जीक्यूटिव रूलिंग पार्टी से उसकी विफलता का कारण पूछती है और उस रूलिंग पार्टी की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाती है, जो एक्चुअल में लोकतंत्र का असली प्रतीक होता है, सवाल उठाना। जिसको देश की सरकार चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको अकाउंटेबल रखना। दोस्तों, जहां एक तरफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी देश के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाते और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल गवर्नेंस की तीसरी बॉडी जुडिशरी का मेन फंक्शन ये होता है कि क्या लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा बनाए गए लॉज एंड पॉलिसीज कहीं भारतीय संविधान में किसी आर्टिकल का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। अगर उल्लंघन करते हैं तो उन लॉज और पॉलिसीज को जुडिशरी द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में दिए हुए आर्टिकल्स, जिन्हें हिंदी में हम अनुच्छेद कहते हैं, एक नियम या सिद्धांत को परिभाषित करते हैं, यानी कि रूल्स और प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं। वहीं शेड्यूल्स वो होते हैं जिसके अंतर्गत वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होती है जो किसी कारणवश हमें आर्टिकल्स में देखने को नहीं मिलती। अमेंडमेंट एक प्रोसीजर कहलाता है जिससे लेजिस्लेटिव बॉडी किसी भी कानून में बदलाव ला सकती है। जैसे रिसेंटली अभी लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 लाया गया, जो पूर्ण बहुमत से पास भी हो गया। अब इस बिल में जो अमेंडमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो ये बता रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पहले भी लोकसभा में लाया जा चुका है। अब क्योंकि ये बिल थोड़े से चेंजेस के बाद लोकसभा में फिर से लाया गया, इसीलिए इस बिल को वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल कहा जाएगा। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सोसाइटी के बीच के डीप कनेक्शन को समझाते हुए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और IR कोइलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का रेफरेंस लेते हुए एक टर्म को इन्वेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद, जो एक सोच है जो कभी नहीं मरती, हमेशा कार्यरत रहती है। इट इज कंटिन्यूसली एट वर्क। जैसे जैसे समाज बदलता है, भारतीय संविधान के 3 कंपोनेंट्स भी बदलते हैं और बदलते हुए समाज के सवालों का जवाब देते हैं। इस बदलते हुए समाज के कारण लिखित संविधान में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, पुरानी परंपराएं छोड़ दी जाती हैं और संवैधानिक कार्यों द्वारा नई परंपराओं को विकसित किया जाता है, जो बदलते हुए समाज को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स दैट Indian Constitution is an organic document which responds to the changing society। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा ही सही पर समझ आया होगा कि संविधान काम कैसे करता है और संविधान को समझना हम सभी के लिए क्यों बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सेगमेंट को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, जो आप सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके दे सकते हैं। धन्यवाद।